नमस्कार एस्पिरेंट, मोस्ट वेलकम है आपका इस डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू पर। यहाँ पे हम जीव विज्ञान साइंस का लगभग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 6000 है। चैप्टर वाइज है, कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो लीनियर अप्रोच भी इसमें शॉर्ट में दी गई है। तो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। आप इस समय रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू देख रहे हैं। तो द प्लेटफॉर्म ये बहुत ही वीआईपी बुक है, तो आप इसे देख पाएंगे। हम इसमें से 6000 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डीएनए में होते हैं, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही था या फिर एमिनो एसिड या फिर पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स। तो सही ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। इस तरीके से यदि आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, नियर अबाउट कोई भी, सभी में साइंस आती है, तो आप यदि इसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं और क्वेश्चन इसका इतना बेहतर है कि एक क्वेश्चन के ही 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। तो बिल्कुल हम लोग इसे देखेंगे। तो यदि आप इसे करेंगे बिल्कुल भी आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, डीएनए में क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ना कि अमीनो एसिड होते हैं, ना कि पेप्टोन्स वगैरह। और भी देखते हैं, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी पॉली जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये कई न्यूक्लियोटाइड्स को मिलकर बना रहा होता है। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेसिस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन तथा ग्वानिन तथा पिरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, ठीक है। तो प्यूरिन में ये 3 चीज़ें होती हैं और बाकी जो 3 चीज़ें बची हैं वो पिरिमिडीन में होती हैं। एमिनो एसिड के बारे में देखिएगा, 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो सारी प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। अधिकतर 300 या इससे ज़्यादा अमीनो एसिड प्रोटीन के एक अणु में होते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं हमारे पूरा शरीर होता है ये प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। अब देखिए अगला है, प्रोटीन एंजाइम्स एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक है। प्रोटीन से ही एंजाइम बनते हैं और आगे वो हार्मोन में भी सहायक है। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स, ये क्या है? अमाशय में जठर एचसीएल रस निकलता है। तो हमारा जो अमाशय होता है, जहाँ पे भोजन रहता है, ठीक है, खाने के बाद, तो उस अमाशय में क्या है, नियर अबाउट इस प्रकार का ये होता है, ठीक है। तो इस अमाशय में कौन सा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे रहता है, जो कि भोजन में यदि कुछ बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं तो इन्हें मार देता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। तो ये जो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदल देता है। कौन? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का काम आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो प्रोटीन कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, या फिर राइबोसोम में, या फिर केंद्रिका में। तो देखिए जो रेटिकुलम होता है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और इसके बारे में देखिएगा आप, कोशिका सेल के बारे में, ठीक है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम करता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसे अवलोकित कर कोशिका नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा घर कहते हैं, जो कि ATP को ADP में तथा ADP को ATP में परिवर्तित करता है। और केंद्रक की बात करें तो केंद्रक किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो अगला पॉइंट है, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में खोजा था। इसे ब्रेन ऑफ द सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क कहा देता है, क्योंकि ये क्या है, नियंत्रित करता है कोशिकाओं को। कौन? केंद्रक। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता? तो देखिए ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है तो हरा शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु। तो देखिए जो जीवाणु होते हैं इसमें ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक थे और प्रोकैरियोटिक में क्या है, जीवाणु केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो मोनेरा इस प्रोकैरियोटिक है, बाकी सभी यूकैरियोटिक हैं। और मोनेरा में जीवाणु को रखा गया है। बैक्टीरिया एवं प्रोकैरियोटिक जीव हैं, इसमें DNA
कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। देखिए न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन न्यूक्लियोइड होता है। नेक्स्ट इसी में गिवन है कि दो जीवों के बीच ऐसे संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है म्यूचुअलिज्म या सहयोगकारिता कहलाता है। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइकेन क्या है तो आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कवक होते हैं और शैवाल होते हैं। यहाँ पे शैवाल जो है कि स्वयं भोजन बना लेता है। क्या बताया कि शैवाल स्वयं भोजन बना लेता है प्रकाश की उपस्थिति में और कवक इसको रहने की जगह देता है। अगला है लाइकेन लिटमस पेपर से प्राप्त किए जाते हैं। तो लाइकेन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? लिटमस पेपर से। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सही ऑप्शन क्या है इसका बताइए? तंत्रिका कोशिका है या फिर पेशी कोशिका या अस्थि कोशिका या फिर डेंड्राइट्स? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है जो कि नर्व या न्यूरॉन सेल जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो कि एक पक्षी है। अगला है राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? देखिएगा सही ऑप्शन है राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन के, तो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं आप जानते हैं। और क्या है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं और राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। तो जो कोशिका साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत से कोशिकांग होते हैं लेकिन राइबोसोम उसमें से सबसे छोटा है। अगला है कोशिका सेल शब्द किसने दिया था? तो कोशिका सेल शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो 1676 में एवी ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जबकि अगर रॉबर्ट ब्राउन आए तो उन्होंने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी और वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में माइटोसिस डिवीजन का पता लगाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है, इसमें क्या होते हैं? तो सही ऑप्शन है इसका जल अपघटन एंजाइम यानी हाइड्रोलिसिस एंजाइम होते हैं इसमें लाइसोसोम में और ये अपने आप को पचा लेता है। अब देखिएगा क्या लिखा है, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं। और सबसे बड़ी बात, लिसन केयरफुली, लाइसोसोम सिर्फ जंतुओं में पाई जाती है ना कि प्लांट और पादप में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और देखिए क्या वाक्य पाया जाता है अंतर प्लांट कोशिका एनिमल कोशिका में। देखिए कोशिका भित्ति होती है सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। कहाँ? कोशिका भित्ति सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। और आप जानते हैं कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं ना कि जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और ये लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट में, एनिमल में या दोनों में? तो अभी ये भी आपको पता चला लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको 3 अंतर बता दिए हैं और भी आगे आपको अंतर बताते रहेंगे। कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो कोशिका का पावर हाउस क्या है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी का या फिर न्यूक्लियोलस? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? कोशिका को ऊर्जा देती है। पॉइंट जो लिखे हैं वो देखेंगे हम लोग। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचार्ड अल्टमन ने, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम सीबेंडे ने दिया था। एटीपी को एटीपी में बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्गी बॉडी प्लांट एवं एनिमल दोनों सेल में पाई जाता है। इसकी खोज केमिको गोल्गी ने सन 1898 ईस्वी में, इन्हीं के नाम से इसे गोल्गी बॉडी कहा जाता है। इसके द्वारा सेल पदार्थों का परिवहन किया जाता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है देखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर एक गोल आकृति होती है, यानी एक पूरा ऐसा क्या होता है न्यूक्लियस केंद्रक होता है। अब न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो ये छोटा सा ये जो आपको भाग दिख रहा, अब इसके अंदर भी एक छोटा सा ऐसा भाग होगा, इसको नाम दिया जाएगा क्या? न्यूक्लियोलस। तो मैंने ये न्यूक्लियोलस बना दिया है। के अंदर एक गोल आकृति का होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। एक्चुअली ये बनाएगा क्या? आरएनए और प्रोटीन। ईस्ट क्या है?
तो ईस्ट प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक आपको बताना है। तो ईस्ट क्या है? ईस्ट एक यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक ऑप्शन नंबर 20 में सही है। ईस्ट यूकैरियोटिक तथा एकोष्ठीय होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली आवरण पाया जाता है। केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, इसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में होता है। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। अब देखिए उदाहरण क्या है एक कोशिका के, बताइए आप। तो एक अमीबा, देखिए पानी में रहता अमीबा हो गया। दूसरा यूग्लिना, यूग्लिना जंतु तथा भाजप के बीच की कड़ी भी है, ठीक है। पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय कहलाते हैं, जैसे मैन, डॉग, मैंगो, टाइगर, ये सब बहुकोशिकीय हैं। सभी कवक सजीव होते हैं। तो कवक क्या होते हैं? अभी हमने आपको शैवाल के बारे में बताया था। हमने कहा था शैवाल अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक है। तो लेकिन कवक क्या है? अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। तो पहला है स्वपोषी, यानी ये तो गलत हो गया। शैवाल क्या स्वपोषी तो नहीं होते हैं। अब क्या आप शैवाल को क्या लगाएंगे? एक्चुअली में इसका सही ऑप्शन है जो कवक के लिए गिवन है, ठीक है। तो कवक क्या होते हैं? कवक मृतोपजीवी होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए कवक क्या है? सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसे सेप्रोफिटिक या फिर मृतोपजीवी कहते हैं। इसकी और थोड़ी कहानी देखिए। सभी कवक अधिकतर मृतोपजीवी सेप्रोफाइट्स होते हैं। सुपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये तो हरे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। विविध पोषी और परपोषी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं परपोषी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर, ये क्या है? परपोषी है। कवकों में संचित भोजन पदार्थ पर्याय क्या होता है? तो कवक जो होते हैं इनमें क्या होता है? इसमें ग्लाइकोजन या तेल होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन या तेल। ये इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान रखिएगा, ओके। तो बताइएगा कवक में संचित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या होता है? तो आरएनए में क्या होता है? थायमिन। लेकिन कह रहा है कि डीएनए में उपस्थित, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन, डीएनए में थायमिन होता है लेकिन आरएनए में क्या होता है थायमिन की जगह? तो इसकी जगह होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। अब देखिएगा डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एसिटोबैक्टर जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में, इसमें एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइए। CH3COOH, ठीक है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3C और डबल O और H, ठीक है। CH3COOH ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, सिरके का सूत्र है। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? तो सबसे छोटा जीव आपको क्या बताना है? बताइए विषाणु है या फिर माइकोप्लाज्मा? तो सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। ये विषाणु से भी छोटा होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये वायरस नहीं है बल्कि बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। ये पृथ्वी पर एक आर्की बैक्टीरिया, पृथ्वी पर सबसे पहला जीव आर्की बैक्टीरिया था। ईस्ट कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है डबल रोटी ब्रेड बनाने में, ठीक है। और ईस्ट में B1, B2, B7 आदि विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। देखिए एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है, जिसको PM कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली। और एक होती है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, लेकिन जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये दोनों में पाई जाती है, ठीक। पेड़ पौधों में भी और जंतुओं में भी। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। तो इसके बारे में आप पॉइंट याद रखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली का सही ऑप्शन क्या है? कोशिका में जल, खनिज, लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है क्या है? खनिज लवण को निकास कितना आना है कितना जाना है इसको नियंत्रित करती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति में जल, खनिज, लवणों
के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। एनिमल सेल जंतु कोशिका का बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। तो एनिमल सेल में क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम पाई जाती है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन कितना होता है। तो ये होता है 2 लाख गुना, यानी जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है 2 लाख गुना बड़ा तक हम देख सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर क्या है, तो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 10⁻10 मीटर। और यदि आप माइक्रोन में चेंज करेंगे माइक्रोमीटर तो 10⁻6 mm हो जाएगा। मिलीमीटर क्या हो जाएगा 10⁻6 mm। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो कोशिका में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन क्या है, सेल के निर्माण में भी सहायक है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था 1839 में, आपको बताना है। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। सबसे पहले किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। सबसे छोटा कोशिकांग पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। पीपीएलओ को माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से विभिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख क्या है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको विभिन्नता बतानी है। इसमें डिफरेंस क्या है, विभिन्नता क्या है, ये आपको बता देनी है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि पादप कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो सेलुलोज की होती है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि क्या है एनिमल कोशिका में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है, यही अंतर है। पहला देखिएगा, इसमें सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, इसमें सभी कह दिया, ठीक है। तो सभी पादप कोशिकाओं में नहीं होता है, क्योंकि जो क्या है जो प्रारंभिक पादप होते हैं उनमें नहीं होता क्लोरोफिल, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब प्रारंभिक पादप का मतलब इस पृथ्वी पर जब जीवन प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ में जब पेड़ पौधे थे उनमें क्लोरोफिल नहीं था। ये तो जो बाद में आए हैं उनमें था। पादप कोशिका में केवल स्मूथ ईआर होते हैं, नहीं पादप कोशिका विशिष्ट नहीं होती हैं, नहीं विशिष्ट भी होती हैं, इसलिए क्या है सी ऑप्शन इसमें सही है। और देखिएगा कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करती है। कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, सही बात है। अब देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में, तो क्या लिखा है, प्लाज्मा झिल्ली जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। देखिए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की ही बात है, तो हम ध्यान रखिएगा। यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा। राइबोसोम का काम जानते होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला का ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, बी ऑप्शन या शोषण नहीं होगा, सी ऑप्शन वसा संचय नहीं होगा, या फिर डी ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। आप जानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण काम है, तो फिर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बारे में और थोड़ा देख लीजिए। यदि कोशिका का राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, सही बात है। और क्या है कि यह सबसे छोटा होता है, ठीक है। राइबोसोम कोशिकांग का सबसे छोटा कोशिकांग है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। राइबोसोम पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है, न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक द्रव्य में होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है और डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए यह आदेश देता है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है, डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखिएगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स है ना कि साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइड्स है, साइड्स वाला नहीं होगा, क्या होगा टाइड्स वाला।
डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पूरा डीएनए बना देते हैं। डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? वो है BC। कौन सी? BC। और वसा में घुलनशील विटामिन ADE के, ठीक है, अडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कोश का सूक्ष्मतम जीवित कोशिकांग कौन सा है? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका बतानी है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? वो है माइकोप्लाज्मा या फिर PPLO की। किसकी? माइकोप्लाज्मा की या फिर PPLO की सबसे छोटी जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है, आप ध्यान रखेंगे। ब्रेड मोल्ड नेक्स्ट पॉइंट है। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक है जिसे काली रोटी मोल्ड के रूप में जाना जाता है। ये खाद्य पदार्थों के अपघटन करता है। ये कवक मुख्य रूप से पके हुए फल जैसे स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, जांडू इत्यादि पर होता है। डीएनए में जीवाणु में गोल डीएनए पाया जाता है। तो जीवाणु में कैसा डीएनए होता है? गोल। कुछ जीवाणु के सतह पर सूक्ष्म रोग पाए जाते हैं जिसे पिली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोम होगा, सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं, तो इसे काट करके आप रोम ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं जिसे पिली कहते हैं। अब देखिए प्याज के बारे में थोड़ी जानकारी है। प्याज में गंधक या फिर सल्फर पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने लगते हैं, क्यों? अब 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका पहला वाला सही है। प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक या सल्फर के कारण। तो गंधक सूत्र मतलब सल्फर यस होता है। क्या होता है? ऐसे सल्फर होता है और ये जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब बना लेता है, ठीक है। प्याज में एलानाइन प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। प्याज में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो जल में घुलनशील H2SO4 बनाता है। प्याज काटने पर जब ये आंख में पड़ता है तो आंख के आंसू निकल आते हैं। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो बताइएगा, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है या होता है। और देखिए केंद्रक के बारे में पॉइंट क्या है कि केंद्रक जो होता है ये कंट्रोल करता है। तो अगला पॉइंट है केंद्रक कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ब्रेन ऑफ द सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। और केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, जो कि अभी हमने आपको ऐसे करके डायग्राम में एक बार चित्र बना के हमने आपको बताया था कि बीच में छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं हिंदी में? न्यूक्लियोलस को केंद्रिका, जो आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। तो ये है छोटा सा केंद्रिका। इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन बनेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर छोटा सा स्थान होता है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके अंदर आरएनए और प्रोटीन बनती है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं किसके द्वारा? तो ये न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस द्वारा कोशिका की गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। जिसमें प्लास्ट में ग्रेना एवं स्ट्रोमा होता है, इसमें प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अंतर बताना है प्लांट कोशिका तथा वनस्पति कोशिका में। क्वेश्चन पढ़िएगा, वनस्पति कोशिका तथा प्राण कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो आपको बताया था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है, जबकि एनिमल में नहीं पाई जाती है। तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आप एक पॉइंट पढ़िएगा। देखिए कोशिका भित्ति होती है सिर्फ पादप में पाई जाती है। आप ध्यान रखिएगा, आप एनिमल हैं, क्या आपके अंदर कोशिका भित्ति है? नहीं है। कहाँ है? प्लांट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित। अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली दोनों में होती है, पादप में भी होती है, जंतु में भी, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और आवागमन का नियंत्रण करती है ये। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण रखता है तथा ये अर्धपारगम्य होता है।
निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा प्रोकैरियोटिक की कहानी। ऐसा था, इस पृथ्वी पर सबसे पहले जब जीवन शुरुआत हुई तो उस समय जो जीव आए उनको प्रोकैरियोटिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रोकैरियोटिक। तो आप जानते हैं जो चीज़ पहले आएगी उसमें क्या है, उतनी एडवांस चीज़ें नहीं होंगी। जैसे आज जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें क्या है कि बहुत सी वीआईपी चीज़ें हैं, बढ़िया कैमरा है, बढ़िया सेंसर हैं। लेकिन यही जब मोबाइल शुरुआत में आए थे भारत में आज से 20 साल पहले, तब ये चीज़ें नहीं थी। ऐसे ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो उन जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहा गया। तो उसमें क्या है, केंद्रक झिल्ली नहीं थी। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली, क्योंकि ये प्रारंभिक जीव थे, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं थी और वास्तव में इसमें केंद्रक ही नहीं था, ठीक है। केंद्रक जैसी दूसरी संरचना थी। तो केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 17 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला केंद्रक एवं पूर्ण विकसित कोशिका में पाए जाते हैं। अब देखिए, जो इस पृथ्वी पर पहले जीव आए थे उनको प्रोकैरियोटिक कहते थे और जो उसके बाद आए उनको यूकेरियोटिक कहते थे, ठीक है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक में है और जीवाणु प्रोकैरियोटिक में है, यानी कि बैक्टीरिया। बाकी चीज़ें क्या हैं, यूकेरियोटिक हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में, तो बताइए क्या है? तो इसका मेन काम है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कार्य क्या है? श्वसन करना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमान ने की थी, नाम गिवन है आल्टमान। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का ये ऑक्सीकरण कर देता है। तो अभी आपने 30 क्वेश्चन देखे। यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं काफ़ी हैं, हम सोच रहे हैं आपको यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन करवा दें। तो आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू। जल्दी हम और भी क्वेश्चन लाएंगे, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।